मिला टाइम्स में खुशामदीद। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आज ज़बरदस्त बहस हुई और सरकार को ज़बरदस्त फटकार लगी। मुसलमानों की तरफ से जितने वकील वहां पेश हुए थे उन सभी ने मजबूती के साथ दलीलों को पेश किया। पिछली हियरिंग में, पिछली सुनवाई में, बहस में जिस तरह की बातें सामने नहीं आ सकी थी, आज वो बातें भी सामने आई और तकरीबन 25 से ज़्यादा पॉइंट्स का तस्करा हुआ। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई और जस्टिस AJ मसीह ने मुसलमानों की दलीलों को सीरियस लिया, माना और उन्होंने तस्लीम किया कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जो पिटीशन दायर की गई है, जो मुकदमा लड़ने के लिए ये लोग आए हैं, तो वाकई में सीरियस है और जो कानून है वह आइन के खिलाफ है। और चीफ जस्टिस की तरफ से या जस्टिस AJ मसीह की तरफ से जो भी सवाल किया गया, हुकूमत के तुषार मेहता से उनके लिए जवाब देना मुश्किल हो रहा था। दूसरी तरफ मुसलमानों की तरफ से जो वकला पैरवी कर रहे थे, उनसे जो भी काउंटर क्वेश्चन किया गया, उन्होंने पूरी मजबूती के साथ जवाब दिया और जजेस को आज उन्होंने हर तरह से मुतमईन करने का काम किया। आज मुसलमानों की तरफ से जो वकील बहस में शरीक थे, जिन लोगों ने आर्गूमेंट किया, उनमें पहला नाम है सीनियर वकील कपिल सिब्बल का, दूसरा नाम है एडवोकेट राजीव धवन का, तीसरा नाम है एडवोकेट सिंघवी का और चौथा नाम है हुज़ैफा अहमदी का। एडवोकेट कपिल सिब्बल ने 13 पॉइंट्स को उठाया, एडवोकेट राजीव धवन ने तकरीबन 5 अलग पॉइंट्स का तस्करा किया, उसके बाद एडवोकेट सिंघवी ने भी 9 पॉइंट्स का अलग से तस्करा किया, उसके बाद हुज़ैफा अहमदी ने भी 4 पॉइंट्स को डिस्कस किया। और ये सभी बातें एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी और चीफ जस्टिस ने इन तमाम को सीरियस लिया। इस वीडियो में मैं हर पॉइंट्स को तफसील से बताने जा रहा हूं। पिछली वीडियो में सिर्फ सरसरी तबसरा हुआ था, तस्करा हुआ था, पूरी बात सामने नहीं आ सकी थी। तो एडवोकेट कपिल सिब्बल ने आज 13 पॉइंट का तस्करा किया जज के सामने और जज ने जो भी काउंटर क्वेश्चन किया, इन्होंने उसका जवाब दिया। पहला तबसरा जो एडवोकेट कपिल सिब्बल ने किया वो यही कि ये वक्फ कानून तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए बनाया गया है। उन्होंने साफ बताया कि इस कानून में जो भी सेक्शन है, इस कानून में जो भी दफात, उससे साफ पता चल रहा है कि वक्फ के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर औकाफ की जो जायदाद है, जो प्रॉपर्टी है, उस पर कब्जा किया जाएगा और एक नया तनाज़ो मुल्क में शुरू किया जाएगा। दूसरा पॉइंट जो एडवोकेट कपिल सिब्बल ने उठाया वो ये कि वक्फ इस्लाम में एक मजहबी अक़ीदा है। जो चीज़ अल्लाह के नाम दी जाती है, अल्लाह के नाम दान की जाती है, उसको वक्फ किया जाता है। इसलिए वक्फ के मामले को सेकुलर नज़रिए से नहीं देखा जाता। वक्फ के मामले को किसी और कम्युनिटी के नज़रिए से आप नहीं देख सकते हैं, बल्कि वक्फ एक खालिस मजहबी मामला है। इसलिए इसमें दूसरों को इंटरफेयर करने का या वक्फ बोर्ड में किसी और के मेंबर होने का ज़र्रा बराबर भी कोई पहलू नहीं होना चाहिए, इसकी कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट जो एडवोकेट कपिल सिब्बल ने उठाया वो ये कि इस नए कानून से वक्फ बाय यूज़र को हटा दिया गया है, जो बाबरी मस्जिद केस में भी तस्लीम किया गया था। बाबरी मस्जिद केस में कहा गया था कि वक्फ बाय यूज़र बाकी रहेगा, यानी जो भी वक्फ की प्रॉपर्टी है, जो दरगाह है, जो मस्जिद है, जिसकी हैसियत वक्फ की है, जिसको वक्फ प्रॉपर्टी के तौर पर जाना जाता है, तो उसकी हैसियत वक्फ की रहेगी, उसके अलावा उसको नाम नहीं दिया जाएगा। तो बाबरी मस्जिद केस में भी, बाबरी मस्जिद के फैसले में भी ये बात शामिल थी कि जो फैसला है कि जहाँ पर बाबरी मस्जिद बनी हुई थी और राम मंदिर का दावा किया गया था, तो ये फैसला सिर्फ इस जगह के लिए है कि बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर की तामीर होगी और बाबरी मस्जिद के लिए अलग जगह दी जाएगी। लेकिन आइंदा किसी भी मस्जिद, दरगाह या किसी भी मजहबी इबादतगाह के हवाले से इस तरह का फैसला नहीं किया जाएगा। कपिल सिब्बल ने एक चौथी दलील ये दी कि अब तक कानून में मौजूद था कि कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी अगर वक्फ एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है तो कानूनी कार्रवाई करते हुए उस वक्फ की प्रॉपर्टी का जो मुतवल्ली होता था, जो सेक्रेटरी होता था, उसको हटाया जाता था। लेकिन उस प्रॉपर्टी का वक्फ के तौर पर होना बरकरार रहता था, उसके वक्फ के स्टेटस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाता था। इस नए कानून में ये सेक्शन मौजूद है कि अगर कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी वक्फ एक्ट के तहत रजिस्टर्ड नहीं है, ख़ां वो 400 साल पुरानी मस्जिद हो या 500 साल पुरानी दरगाह हो, तो फिर उसको वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा, बल्कि सरकारी ज़मीन करार दिया जाएगा। ये बहुत अहम पॉइंट है और इसका ताल्लुक भी वक्फ बाय यूज़र से, जिसको कपिल सिब्बल ने उठाया। उसके बाद पांचवा पॉइंट जो एडवोकेट कपिल सिब्बल ने उठाया वो ये कि अगर कोई भी वक्फ की इमारत है, कोई पुरानी मस्जिद है, कोई पुरानी दरगाह है और वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत
اس کو قرار دیا جاتا ہے تو اب نئے قانون کی بنیاد پر اس کا وقف کا اسٹیٹس ختم ہو جائے گا، اس کو وقف کی پراپرٹی نہیں مانا جائے گا۔ پہلے کے قانون میں ایسا نہیں تھا۔ اس کو مثال کے طور پر ایڈوکیٹ کپل سبل نے بھی سمجھایا کہ جیسے سنبل شاہی جامع مسجد کا معاملہ ہے، وہاں کی لوکل عدالت نے نومبر 2024 میں اس مسجد کے سروے کا آدیش دیا، اور سروے کا آدیش ہو جانے کے بعد حالانکہ الہ آباد ہائی کورٹ میں معاملہ گیا تھا، سپریم کورٹ بھی جائے گا، جو لوکل عدالت کا فیصلہ تھا وہ سیدھے یک طرفہ طور پر تھا، دوسرے فریق کو سنا نہیں گیا تھا۔ اس کے باوجود سروے ہو گیا، اور سروے ہوتے ہی آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا نے اس قانون کے مطابق اس کو ASI کی ویب سائٹ پر ایڈ کر دیا اور اس کے وقف اسٹیٹس کو ختم کر دیا، جبکہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ایک اور مثال کے طور پر آپ سمجھیے، جیسے دلی میں قطب مینار ہے، اور قطب مینار کے احاطے میں ایک مسجد بھی ہے، اس مسجد میں نماز ہو رہی تھی 1.5 سال پہلے، اس مسجد میں نماز پر پابندی لگا دی گئی، راتوں رات اس مسجد کے امام کو بھی ڈیٹین کر لیا گیا تھا۔ اب وہ آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا کی ویب سائٹ پر موجود ہے وہ مسجد، پورا قطب مینار، اس کے باوجود وہ جو مسجد ہے وقف بورڈ کے تحت ہے، وقف بورڈ میں اس کا اندراج ہے، اس کے وقف کا اسٹیٹس ہے، لیکن اس قانون کی وجہ سے وہ SI کے تحت ہے، تو اب اس کے وقف کے اسٹیٹس کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو بہت اہم پوائنٹ تھا جس کو کپل سبل نے اٹھایا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ آئین کے آرٹیکل 25 کے خلاف ہے۔ کپل سبل نے جو چوتھا پوائنٹ اٹھایا وہ یہ کہ وقف کے لیے یہ شرط رکھی گئی ہے کہ وقف کرنے والا کم از کم 5 سال سے پریکٹسنگ مسلمان ہو، یعنی 5 سال سے مسلمان ہو، پھر اسلام کے عقائد پر عمل کر رہا ہو، تبھی وہ وقف کر سکتا ہے۔ کپل سبل نے کہا کہ یہ شرط جو لگائی گئی ہے آئین کے آرٹیکل 14، 15، 25 اور 26 کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ آئین کی ان تمام دفعات میں مذہبی آزادی دی گئی ہے، کلچر کی آزادی دی گئی ہے، ثقافت کی آزادی دی گئی ہے، اور انڈیا میں ایسی کوئی بھی شرط نہیں ہے کہ ایک ہی مذہب کا کوئی بھی شخص دان کر سکتا ہے، دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والا دوسرے مذہب کے کاموں کے لیے دان نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو شرط ہے آئین کی صریح خلاف ورزی ہے۔ مسلمان ہندوؤں کو دان کرتے ہیں، مندر کے لیے زمینیں دیتے ہیں، تو کوئی ہندو بھی کوئی اور بھی مسلمانوں کو دان کر سکتا ہے۔ 7واں پوائنٹ جو ایڈوکیٹ کپل سبل نے اٹھایا وہ یہ کہ شیڈول ٹرائب کا مسلمان اگر وقف کرے تو جائیداد بھی اب وقف نہیں مانی جائے گی، جو سنگین جرم ہے، سیریس معاملہ ہے۔ شیڈول ٹرائب میں مسلمان بہت کم ہوتے ہیں، لیکن شیڈول ٹرائب میں کوئی مسلمان ہے جس کو عموماً آدیواسی کہا جاتا ہے، تو اگر کوئی آدیواسی ہے اور وہ مسلمان ہے اور وہ وقف کرتا ہے تو اس کا وقف معتبر نہیں ہوگا۔ اس نئے قانون کی روشنی میں یہ بہت سیریس پوائنٹ ہے، اور اس کو بھی ایڈوکیٹ کپل سبل نے اٹھایا۔ 8واں پوائنٹ جو ایڈوکیٹ کپل سبل نے اٹھایا ہوئے کہ وقف کونسل میں غیر مسلم ممبران کی اب اکثریت ہو گئی ہے۔ سینٹرل وقف کونسل میں کل 20 ممبرز ہوں گے، اور اس میں 12 کے قریب نن مسلم ہو جائیں گے، اور مسلمان صرف 8 رہ جائیں گے یا 10 رہ پائیں گے۔ اور جو وقف کی جو حیثیت ہے، وقف کا جو معاملہ مسلمانوں سے ہے، وقف جو مسلمانوں کا مذہبی معاملہ ہے، اس کی یہ جو شناخت اور پہچان ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ یہ 8واں پوائنٹ تھا جو ایڈوکیٹ کپل سبل نے اٹھایا، اور جج نے اس کے بارے میں کیا کاؤنٹر کوشچن کیا جواب دیا، آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا بحث ہوئی، کیا آرگیومنٹ ہوا۔ 9واں پوائنٹ جو ایڈوکیٹ کپل سبل نے اٹھایا وہ یہ کہ کسی بھی شخص یا پنچایت کے ذریعے اگر کوئی ایشو کریٹ کیا جاتا ہے، کوئی جھگڑا کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جو مسجد ہے، یہ جو درگاہ ہے، جو مدرسہ ہے، یہ وقف کی پراپرٹی نہیں ہے بلکہ ہماری پراپرٹی ہے، یا سرکاری زمین ہے، یا ایسی زمین ہے جس کا وقف سے تعلق نہیں ہے، تو اس مسجد کا، اس جگہ کا جو وقف کا اسٹیٹس ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ بہت سیریس ہے، کپل سبل نے اس کا تذکرہ کیا۔ 10واں پوائنٹ جو ایڈوکیٹ کپل سبل نے اٹھایا وہ یہ کہ اگر کوئی بھی پراپرٹی وقف کے تحت رجسٹرڈ نہیں ہے، دلی میں ایک مسجد ہے جو وقف کی ہے، لوگوں کو پتا ہے، لیکن دلی وقف بورڈ میں اگر اس مسجد کا اندراج نہیں ہے تو حکومت کا ڈپارٹمنٹ اگر اس کے وقف کے سٹیٹس کو ختم کر دیتا ہے، مسجد کو بلڈوز کر دیا جاتا ہے، تو اس جگہ کے خلاف قانونی کارروائی کا، قانونی جنگ لڑنے کا، اس کے خلاف عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کا جو حق ہے وہ نہیں رہے گا، وہ چھن جائے گا۔ اب مثال کے طور پر سمجھیے کہ دلی کے کسی جگہ پر ایک مسجد ہے اور اس مسجد کا اندراج دلی وقف بورڈ میں نہیں ہے۔ اب سرکار نے کہا کہ یہ وقف بورڈ کی جگہ نہیں، ہماری جگہ ہے، بلڈوز کر دیا گیا۔ تو اب اگر آپ قانون
का दरवाज़ा खटखटाएंगे, दिल्ली हाई कोर्ट में जाएंगे, तो इस कानून की रोशनी में ही आप उसके ख़िलाफ़ अदालत नहीं जा सकते हैं। ये बहुत यानी इंसाफ हासिल करने से ही महरूम कर दिया गया। जो 11वां पॉइंट एडवोकेट कपिल सिब्बल ने उठाया वो ये कि वक्फ सर्वे के अमल को सिरे से ख़त्म कर दिया गया है। सेक्शन 7A और सेक्शन 3C के तहत किसी भी तनाव की बुनियाद पर अब रजिस्ट्रेशन मुमकिन नहीं है। यानी कोई भी जगह है और वहाँ पर ज़रा सा भी कोई कंट्रोवर्सी हो गई, किसी ने कोई दावा कर दिया और वक्त में वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। 12वां पॉइंट जो एडवोकेट कपिल सिब्बल ने उठाया वो ये कि डीएम को ये पावर दिया गया है कि वो किसी भी वक्फ की प्रॉपर्टी का फैसला कर सकता है, वो राय कायम कर सकता है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है और उसी पर अमल हो जाएगा, और अदालत का फ़ैसला आने से पहले ये हो जाएगा, अदालती फ़ैसला भी वहाँ पर नाफिज नहीं होगा, जिसको उन्होंने अपने लफ्ज़ में कहा कि सब अमल एक अफसर के ज़रिए होगा जो ख़ुद ही मुनसिफ होता है, जो ख़ुद ही एडमिनिस्ट्रेटर होगा और वही फ़ैसला करेगा और कोई अदालती अमल उसमें नहीं होगा, जो डीएम के पावर का सवाल है। 13वां पॉइंट जो एडवोकेट कपिल सिब्बल ने उठाया वो ये कि आसार कदीमा कानून के तहत यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कानून के तहत ऐलान शुदा मसाजिद जैसे जामा मस्जिद संभल भी अब वक्फ नहीं रहेगी, जिसका मैंने शुरू में मिसाल के तौर पर तस्करा किया। तो 13 पॉइंट्स थे जिसको एडवोकेट कपिल सिब्बल ने उठाया। उसके बाद आज की बहस में एडवोकेट राजीव धवन ने भी हिस्सा लिया, और जब उन्होंने बहस करना शुरू किया तो राजीव धवन के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने कहा कि आपको यहाँ देख कर बहुत अच्छा लगा। सुप्रीम कोर्ट में जब बाबरी मस्जिद का केस चल रहा था तो राजीव धवन बड़ी मेहनत के साथ उस बहस में हिस्सा ले रहे थे और काफ़ी शानदार आर्गूमेंट इन्होंने किया था। ये अलग बात है कि मुसलमानों के तमाम दावा को तस्लीम करने के बावजूद भी उस वक्त की बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों के हक़ में फ़ैसला नहीं सुनाया और वहाँ पर मंदिर बनाने का फ़ैसला सुनाया। तो राजीव धवन ने 5 पॉइंट्स उठाया, और पहला पॉइंट राजीव धवन ने उठाया कि ब्रिटिश एम्पायर में भी जो मजहबी जगह थी, जो रिलीजियस प्लेसेस थी, तो उसके स्टेटस को, उसके कैरेक्टर को नहीं बदला गया था, उसकी शनाख्त को ख़त्म नहीं किया गया था। ब्रिटिश दौर में जो जगह मंदिर के तौर पर जानी जाती थी उसका कैरेक्टर मंदिर का था, जो जगह गुरुद्वारा के तौर पर थी उसका वही कैरेक्टर था, जो मस्जिद के तौर पर थी उसका वही कैरेक्टर था। लेकिन अब इस नए वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए वर्शिप प्लेसेस का या रिलीजियस प्लेसेस का जो कैरेक्टर है वो चेंज हो जाएगा, और ये बताता है कि ब्रिटिश दौर से ज़्यादा ख़तरनाक ये दौर है, अंग्रेज़ों से ज़्यादा जालिम ये हुकूमत है जो रिलीजियस प्लेसेस के कैरेक्टर को चेंज कर रही है। दूसरा पॉइंट जो एडवोकेट राजीव धवन ने उठाया वो ये कि सिर्फ मुसलमानों को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है। हिंदू एंडोमेंट्स बोर्ड है, सिखों का एक अपना एक ग्रुप है, ईसाइयों के चर्च का अपना एक इदारा है, सभी के यहाँ ज़मीनें वक्फ की जाती है, तो उन सब के लिए इस तरह का क्यों कोई कानून नहीं लाया गया कि वहाँ भी उनके बोर्ड्स में मुसलमानों के अलावा नॉन मुस्लिम्स मेंबर होंगे, वहाँ भी जो 5 साल से उस मज़हब पर अमल कर रहा होगा उसी को दिया जाएगा। सिर्फ मुसलमानों के साथ ही ये कानून क्यों लाया गया? मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये कानून है, और ये जो कानून है इंडिया के सेकुलर ढांचे को मुतासिर करता है, इसको नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि हिंदुस्तान में आइन में तमाम मज़ाहिब को मुकम्मल मजहबी आज़ादी दी गई है, लेकिन ये कानून एक तरफ़ा तौर पर एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है। इसलिए हमारे सेकुलर आइन के ख़िलाफ़ ये अमेंडमेंट एक्ट है। राजीव धवन के दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट जो राजीव धवन ने उठाया वो ये कि ये जो अमेंडमेंट एक्ट है ये आर्टिकल 25, 26 और 29 के ख़िलाफ़ है, क्योंकि इन तमाम आर्टिकल्स में इंडियंस को रिलीजियस आज़ादी दी गई है, कल्चरल आज़ादी दी गई है और हर तरह के बुनियादी राइट्स की हिफाजत की गई है। और ये जो कानून है मुसलमानों के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहा है, मुसलमानों के रिलीजियस राइट का वायलेशन कर रहा है, तो इसलिए आइन के इन सेक्शन के ख़िलाफ़ है। चौथा पॉइंट्स जो उन्होंने उठाया वो ये कि जो तब्दीली की जा रही है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में, तो इसमें कोई
मुनासबत नहीं दिखाई गई कि पहले क्या था, अब क्या किया जा रहा है, पहले जो कानून मौजूद था उससे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था या अब ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो कोई भी अमेंडमेंट एक्ट जब आता है, पहले से मौजूद एक कानून में जब कोई तब्दीली होती है, कोई चेंज किया जाता है, तो फ़ायदा दिखाया जाता है कि पहले के कानून से नुकसान था, अब उसका फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ कोई भी मुनासबत नहीं दिखाई गई है, और जो जायज़ा है वो ये कि ये कानून औकाफ़ की प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा करने में आसानी पैदा करेगा, न कि हिफाजत में। एडवोकेट राजीव धवन ने जो 5वां पॉइंट उठाया वो ये कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जो फैसला सुनाया था और बाबरी मस्जिद के बारे में जो फैसला सुनाया था उसके ख़िलाफ़ भी ये कानून है। खा बाबरी मस्जिद का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फ़ैसला हो या दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के फ़ैसले हो, उन तमाम फ़ैसलों में ये बात वाज़े तौर पर मौजूद है कि वक्फ़ बाय यूज़र को ख़त्म नहीं किया जाएगा। जो चीज़ें वक्फ़ के तौर पर है, जिस मस्जिद की, जिस दरगाह की पहचान वक्फ़ के तौर पर है, उसका वही कैरेक्टर रहेगा, उसको ख़त्म नहीं किया जाएगा। तो ये एक्ट बाबरी मस्जिद केस के फ़ैसले के ख़िलाफ़ है, और इसी सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद केस का फ़ैसला सुनाया था। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग और उसके फ़ैसले की ही खिलाफ वर्जी की गई है पार्लियामेंट के ज़रिए इस कानून को पास करके। ये राजीव धवन के 5 पॉइंट्स थे जिसका मैंने तज़किरा किया। उसके बाद सीनियर वकील एम सिंघवी ने भी 9 पॉइंट्स का तज़किरा किया। आज की बहस में सिंघवी कांग्रेस के सीनियर रहनुमा हैं, नेशनल स्पोक पर्सन भी हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं। उनका पहला पॉइंट यह था कि इस कानून के ज़रिए मुसलमानों को अदालतों के चक्कर काटने पड़ेंगे, औकाफ़ की प्रॉपर्टीज़ के रजिस्ट्रेशन के लिए, इंदराज के लिए बार बार उनको ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ेगा, और इसका मकसद है मुसलमानों को डराना, खौफज़दा करना, उन्हें परेशान करना। दूसरा पॉइंट उन्होंने उठाया कि वक्फ़ बाय यूज़र गैर रजिस्टर्ड होते हैं, लेकिन अब कोई भी तनाज़ो होगा तो सीधे सीधे वो प्रॉपर्टी वफ़ की करार नहीं दी जाएगी, और ये सबसे बड़ा ख़तरा है क्योंकि कोई पुरानी प्रॉपर्टी है, उसका कोई सबूत मौजूद नहीं है, लेकिन वफ़ के तौर पर मारूफ़ है। तो इस नए कानून की वजह से एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तीसरा पॉइंट एडवोकेट सिंघवी ने उठाया कि इस कानून में जो सेक्शन 3D है उसकी वजह से 1991 के वर्शिप एक्ट की भी खिलाफ वर्जी हो रही है। 1991 में इंडियन पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया था जिसको 1991 वर्शिप एक्ट कहा जाता है, और उस कानून में ये वाज़ेह मौजूद है कि 15 अगस्त 1947 को भारत में जिस इबादत गाह की जो हैसियत थी, जिस वर्शिप पैलेस का जो स्टेटस था, हमेशा उसका वही स्टेटस बरकरार रहेगा, उसके कैरेक्टर को चेंज नहीं किया जाएगा। खा 15 अगस्त से पहले उसका स्टेटस कुछ भी रहा हो, बाबरी मस्जिद को उससे सिर्फ अलग रखा गया था, बाबरी मस्जिद को उस कानून का पाबंद नहीं बनाया गया था। और इस कानून की रोशनी में जो कोई भी वफ़ की प्रॉपर्टी, अगर कोई मस्जिद है तो अब वो मस्जिद ही हमेशा मानी जाएगी, कोई दरगाह है तो हमेशा उसको दरगाह के तौर पर ही तस्लीम किया जाएगा। लेकिन इस कानून की वजह से किसी मस्जिद पर अब अगर मंदिर होने का दावा किया जाएगा, किसी दरगाह के दरगाह न होने का दावा किया जाएगा, तो ये वर्शिप एक्ट के भी खिलाफ है, और हुकूमत मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हासिल कर लेगी। तो जिस इबादत गाह को, मस्जिद को 1991 के कानून की वजह से तहफ़्फ़ुज़ हासिल था, वो तहफ़्फ़ुज़ भी इस कानून की वजह से ख़त्म हो जाएगा। चौथा पॉइंट एडवोकेट सिंघवी ने जो आज उठाया वो ये कि ये जो वक्फ़ अमेंडमेंट एक्ट है ये आइन के आर्टिकल 15 के भी खिलाफ वर्जी कर रहा है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक मज़हब की ज़मीनों को निशाना बनाया जा रहा है, किसी और मज़हब के ताल्लुक़ से इस तरह का कोई कानून नहीं लाया गया। जबकि आर्टिकल 15 तमाम कम्युनिटी को बराबरी का राइट्स देता है, फिर एक कम्युनिटी के साथ इस तरह का भेदभाव क्यों। उन्होंने 5वां पॉइंट ये उठाया कि आर्टिकल 300A के तहत मिल्कियत का हक़ एक आइनी हक़ है जिसे बग़ैर अमल के छीना नहीं जा सकता। तो कोई भी मस्जिद है, कोई भी दरगाह है, वो वक्फ़ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, मिल्कियत का मुकम्मल तौर पर उसे कंट्रोल हासिल है, लेकिन इस नए कानून के ज़रिए मिल्कियत के हक़ को छीन लिया जाएगा, और आइन इस बात की इजाज़त नहीं देता है। छठा पॉइंट सिंघवी साहब ने उठाया कि वक्फ़ की फहरिस्त में इजाफ़ा को गलत तौर पर देखा जा रहा है। असल वक्फ़ के इजाफ़े में ये हो रहा है कि जो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं थी तो उनको वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड कराया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन का अमल अब शुरू किया गया। अब उसको ये दिखाया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया, और जो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं थी
اس کو वक्फ की प्रॉपर्टी करार दिया जा रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि डिजिटल रजिस्ट्रेशन की वजह से वक्फ की जायदाद में इजाफा हो रहा है। सातवां पॉइंट एडवोकेट सिंघवी ने उठाया कि माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर ने साल 2019 में खुद कहा था कि वक्फ के रजिस्ट्रेशन को डिजिटलाइज कर दिया गया है, तो डिजिटल रजिस्ट्रेशन की वजह से वक्फ की प्रॉपर्टी में इजाफा दिख रहा है, लेकिन अब इसको वक्फ में इजाफा अलग तरीके से बताया जा रहा है जो सरासर गलत है। आठवां पॉइंट एडवोकेट सिंघवी ने उठाया कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 5 रियासतों का सर्वे हुआ और 9.3% इलाका दिखाया गया, फिर कहा जा रहा है कि वह कोई भी वक्फ रजिस्टर्ड नहीं है। नवा पॉइंट एडवोकेट सिंघवी ने उठाया कि पहले सिर्फ मुतवल्ली पर जुर्माना आयद किया जाता था, लेकिन अब वक्फ की जायदाद ही ख़त्म हो जाएगी, जिसका तस्करा एडवोकेट कपिल सिब्बल ने भी किया था। सीनियर एडवोकेट वकील हुज़ैफ़ा अहमदी ने क्या कुछ पॉइंट्स उठाया, उन्होंने जो उठाया उसका भी सुन लीजिए। सीनियर वकील हुज़ैफ़ा अहमदी ने पहला पॉइंट से उठाया कि सेक्शन 107 और सेक्शन 108 के तहत जो महाजरीन की अमलाक है जो इंडिया छोड़कर जा चुके हैं, उनकी जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वो भी इस कानून की वजह से मुतासिर होगी और उसके वक्फ के स्टेटस को ख़त्म कर दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट एडवोकेट हुज़ैफ़ा अहमदी ने उठाया कि वक्फ का जो मौजूदा कानून है तो इसकी वजह से पहले का जो वक्फ करदा है, माजी में जो लोगों ने वक्फ कर रखा है, उसके वक्फ की कानूनी हैसियत ख़त्म हो जाएगी, तो माजी के लोगों के ज़रिए वक्फ किए हुए औकाफ की जायदाद को छीनने वाला यह कानून है। तीसरा पॉइंट एडवोकेट हुज़ैफ़ा अहमदी ने उठाया कि 5 साल से इस्लाम पर अमल करने की जो शर्त लगाई गई है वो नाकाबिल अमल है, इम्तियाज़ी सलूक है। क्या कोई पूछेगा वक्फ करने वाले से कि तुम नमाज़ पढ़ते हो या शराब पीते हो, तुम रोज़ा रखते हो? चौथा पॉइंट हुज़ैफ़ा अहमदी ने उठाया कि सेक्शन 3D की बुनियाद पर हुकूमत कदीम मस्जिदों का कंट्रोल हासिल कर सकती है और फौरी तौर पर इसको रोका जाना चाहिए, क्योंकि 3D में वाज़ेह तौर पर मौजूद है कि जो पुरानी मस्जिदें हैं उसका भी आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाना होगा, सबूत दिखाना होगा, और पहले रजिस्ट्रेशन का कोई भी निज़ाम मौजूद नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस ने आज मुस्लिम पटिशनर की तरफ से इन वकीलों की बहस को, इनकी दलीलों को गौर से सुना और कल अब दोबारा इस पर सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने एडवोकेट कपिल सिब्बल से ये पूछा था कि आप जब ये कह रहे हैं कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में नन मुस्लिम मेंबरान की तादाद ज़्यादा हो जाएगी जबकि सिर्फ 4 ही नन मुस्लिम इसमें हैं, तो कपिल सिब्बल ने कहा कि आप लिख दीजिए और वजाहत कर दीजिए कि 4 ही नन मुस्लिम्स मेंबर होंगे। इसके जवाब में चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के अलावा। तब कपिल सिब्बल ने कहा कि बात वही हो जाती है जो मैं कह रहा हूँ, हुकूमत चालाकी इसमें दिखा रही है। कपिल सिब्बल ने कहा कि पार्लियामेंट से जो बिल पास हुआ वहाँ जो मेंबर्स को कॉपी सर्कुलेट की गई थी उसमें सेक्शन 3D इंक्लूड नहीं था, उसके बाद जो एक्ट बना उसमें इसको इंक्लूड कर दिया गया। चीफ जस्टिस ने कपिल सिब्बल से सवाल किया कि जो बुध गया का बोर्ड है, वहाँ का जो ट्रस्ट है, तो उसमें हिंदूज़ भी हैं, तो कपिल सिब्बल ने कहा कि वो जो जगह है दोनों के लिए है, बुद्धिस्ट के लिए भी है और हिंदूज़ के लिए भी है, लेकिन जो मस्जिद का मामला है खालिस मुसलमानों का मामला है, मुसलमानों के अक़ीदे से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ बुद्धिस्टों को या उस बुध गया की मिसाल को लाने की ज़रूरत नहीं है। और जो आज गुफ्तगू हुई, जो दलीलें दी गई, बहुत हौसला अफजा रही, जजेस ने सीरियस लिया। हुकूमत के सोलिसिटर जनरल के पास इन सवालों का जवाब देने के लिए, काउंटर करने के लिए कुछ भी नहीं था, न पहले था। अब कल इस पर दोबारा सुनवाई होगी 21 मई को। देखना यह है कि किस तरह की बहस होती है, हम आपको अपडेट देते रहेंगे।